नमस्कार बच्चों, मैं टिंकू उसेठे, साइंस जोन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है पीएटी 2020 में पशुपालन। पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री में हमको देखना है पशुओं में होने वाली सामान्य बीमारियां। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं या फिर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आगे हमको देखना है पशुपालन में हम देख रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री में पशुओं में होने वाली सामान्य बीमारियां। अच्छा, बीमारी वैसे बेसिकली बीमारी होती क्या है? तो अगर हम बीमारी की बात करें तो बीमारी का मतलब होता है कि शरीर का सामान्य रूप से अस्वस्थ होना, या फिर हम देखें कि शरीर के किसी अंग का अस्वस्थ होना या फिर सामान्य व्यवहार न करना, वह बीमारी कहलाता है। आगे अगर देखें कि बीमारियों का वर्गीकरण, रोगों का वर्गीकरण कैसे करें, रोग कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के रोग होते हैं, तो हमने रोगों को दो भागों में डिवाइडेड किया। एक तो उत्पत्ति के आधार पर रोग और दूसरा रोग कारक के आधार पर रोग। कितने आधार पर? दो प्रकार पर या फिर दो आधार पर हमने रोगों को डिवाइडेड किया। एक तो उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रोग कारक के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास तीन प्रकार के रोग हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के रोग हैं? तीन प्रकार के। पहला अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग का मतलब वह रोग होते हैं जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। अनुवांशिक रोग कौन से रोग होते हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। कहा जाए तो अगर किसी बच्चे को रोग कब लगते हैं? जब या तो उसके माता पिता को रोग हो, या उसके दादा दादी को रोग हो, या फिर उसके नाना नानी को रोग हो, तब यह रोग उसकी पीढ़ी में आते हैं। अगर हम अनुवांशिक रोगों में देखें कि अनुवांशिक रोग वैसे होते कौन कौन से हैं, तो अनुवांशिक रोग एक तो हीमोफीलिया, मिर्गी, कलर ब्लाइंडनेस। मिर्गी, आप हीमोफीलिया आपको पता होगा शायद, मिर्गी भी पता होगा कि चक्कर आना होता है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि हरे और लाल में अंतर पहचानना मुश्किल हो जाता है ना। आगे अगर हम देखें कि जन्मजात रोग, कौन से रोग? जन्मजात। तो जन्मजात रोग का मतलब होता है कि बच्चा जो होता है रोग को अपनी माँ के गर्भ से लेकर आ जाता है। मतलब माँ को अगर कोई रोग हो तो वो गर्भ से उसको लग जाते हैं, इसको बोलते हैं जन्मजात रोग। तो जन्मजात रोग में अगर हम देखें तो 6 रोग आता है। 6 रोग मतलब होता है क्या? जिसको हम टीबी बोलते हैं, टीबी है ना, ट्यूबरक्लोसिस। आगे देखें अर्जित रोग। अर्जित रोगों को अगर हम देखें तो अर्जित रोग का मतलब होता है कि जन्म के बाद किसी दूसरे से रोग को ले लेना। इसके अंतर्गत आएंगे आपके संक्रामक रोग, जिसको हम बोलते हैं महामारी टाइप के जो रोग होते हैं, संक्रामक रोग अर्जित रोग के अंतर्गत आते हैं। आगे अगर हम देखें तो रोग कारक के आधार पर रोगों का वर्गीकरण देखें तो रोग कारक के आधार पर एक तो विशिष्ट रोग है। विशिष्ट रोग मतलब कुछ स्पेशल रोग, इसके अंतर्गत जीवाणु, विषाणु, इस प्रकार के रोग आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम जब रोगों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे वैसे। इसके अलावा सांसर्गिक रोग हैं। सांसर्गिक रोग के अंतर्गत गलघोटू टाइप के रोग आते हैं, जिसको हम घुरका बीमारी भी बोलते हैं। आगे अगर हम देखें संक्रामक रोग मतलब वही अर्जित रोग के टाइप के, अर्जित रोग के टाइप के रोग आएंगे किसमें? संक्रामक रोग में। इसके अलावा अवशिष्ट रोग के अंतर्गत आएंगे, जैसे दस्त हो गया, पेचिस हो गया। हम देख रहे थे कि पशुओं में जो बीमारियां होती हैं वो किस किस कारण से होती है। तो वैसे हमने देखा था सबसे पहले कि पशुओं में जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, कवक के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा। जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित और प्रोटोजोआ जनित, इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। हमको इनको लिस्टेड करना है कि कौन सी बीमारी किससे होती है, कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, कौन सी बीमारी विषाणु से होती है, कौन सी कवक से होती है और कौन सी प्रोटोजोआ से होती है। जब हम इनको लिस्टेड करके पढ़ लेंगे उसके बाद हमको एक एक बीमारी करके उठा के और उनके बारे में डिस्क्राइब से अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जीवाणु जनित जो बीमारियां हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होती है वो है थनैला। थनैला रोग पशुओं में होता है, जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनमें होता है। इसके अलावा गलघोटू, इसके अलावा क्षय रोग भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। ध्यान रखें, संक्रामक रोग के अंतर्गत आता ज़रूर है मगर किससे होता है? क्षय रोग से, मतलब जीवाणु से होता है। इसके अलावा जहरवाद, इसके अलावा पुलोरम, इसके अलावा निमोनिया, इसके अलावा पेचिस। इस प्रकार की जितनी बीमारियां हैं ये सब की सब कौन सी बीमारियां हैं? जीवाणु जनित। इनको अच्छे से आप पढ़ना, अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि जीवाणु जनित कौन सी है, विषाणु जनित कौन सी है, कवक जनित कौन सी है और प्रोटोजोआ जनित कौन सी है।
एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से मतलब जो इतना टॉपिक जो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है, इस टॉपिक से कंफर्म आपके पेपर में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कि चेचक निम्न में से किसके कारण होती है, विषाणु के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है, या फिर कवक के कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा अगर हम देखें तो विषाणु जनित में, विषाणु जिसको हम बोलते हैं क्या, जीवाणु मतलब होता है वायरस, जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, और विषाणु मतलब होता है वायरस। विषाणु का मतलब क्या होता है, वायरस। तो वायरस के द्वारा जो बीमारियां होती हैं वो होती है चेचक, खुरपका और मुंहपका। इसके अलावा प्लेग, रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होती है। इसके अलावा सूकर ज्वर। इसके अलावा अगर हम देखें कवक जनित जो बीमारियां हैं, कवक जनित में दाद आएगी, और कवक जनित थनैला रोग अभी हमने स्टार्ट में देखा था कि ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। क्या यहाँ पे देख लो, जीवाणु के द्वारा होता है, मगर कवक जनित थनैला एक अलग से होता है। मतलब कवकों के कारण जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनके थनों में या फिर उनके स्तन में प्रॉब्लम्स जो आती है वो कवक जनित थनैला के कारण आती है। आगे अगर हम देखें प्रोटोजोआ जनित, जो प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, प्रोटोजोआ का मतलब होता है परजीवी के द्वारा, है ना। तो अफरा रोग होता है। इसके अलावा दुग्ध ज्वर। इस प्रकार की जो बीमारियां हैं मैंने आपको बताया। अब हम एक एक करके जो बीमारियां हैं उनको देखते हैं कि किस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, उनके बचाव के क्या उपचार होते हैं। इस प्रकार से अगर हम अलग अलग बीमारियों को देखते हैं, तो हम देख रहे थे रोगों के बारे में कि अलग अलग रोगों के बारे में हमको डिस्क्रिप्शन से पढ़ना है। तो हमने देखा, सबसे पहले उठाया हमने गलघोटू रोग, जिसे घुरखा रोग, घुटका रोग या नाभिक बुखार के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम से जाना जाता है गलघोटू रोग को? घुरका रोग, घुटका रोग और नाभिक बुखार, ये 3 नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन यहीं से उठ के आ जाता है। सरल क्वेश्चन जब आते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि नाभिक बुखार निम्न में से किस रोग को कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से मतलब ध्यान से पढ़ना। आगे हम देखें, सबसे पहले जब हमने डिवाइड किया था कि जीवाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, कवक के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा जो जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में देखा था। सबसे पहले हमने हमारे डिवाइडेशन में देखा था जो जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी, उसमें गलघोटू रोग आया था। अगर आपने स्टार्ट से अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि गलघोटू रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के द्वारा यह रोग होता है। इसके बारे में हम देखें तो कौन सा बैक्टीरिया इस रोग को प्रभावित, मतलब पशुओं के शरीर में पहुंच के इस रोग को उत्पन्न करता है, तो पास्चुरेला बुवेली सेप्टिलिका। कौन सा? पास्चुरेला बुवेली सेप्टिलिका। अच्छे से ध्यान रखना, ये जो जीवाणु है ये पशुओं के शरीर में प्रवेश करके गलघोटू रोग को उत्पन्न करता है। आगे अगर हम देखें कि ये जो रोग है ये कहाँ से पशु के शरीर में आता है, तो आहार के द्वारा या तो पशु के शरीर में जीवाणु प्रवेश कर जाता है या श्वास नलिका के द्वारा। ध्यान रखें, किस किस माध्यम से प्रवेश करता है पशुओं के शरीर में ये जीवाणु? एक तो हो गया आहार के द्वारा, आहार मतलब जो भी वो चारा खाएगा उसके द्वारा, या फिर श्वास नलिका के द्वारा। आगे अगर हम देखें कि जो रोग है, इस रोग के लक्षण क्या है, आप कैसे पहचानेंगे पशु को देखकर कि उसको गलघोटू रोग हुआ है? तो इस रोग के मैं आपको बताता हूँ 3 अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? 3 अवस्था। एक तो होती तीव्र रक्त प्रतीत अवस्था, दूसरी होती त्वचा शोध अवस्था, और तीसरी होती अंश अवस्था। अब हमको इन तीनों अवस्था के बारे में देखना है कि तीनों अवस्था वैसी है कौन कौन सी अवस्था बताया मैंने आपको। एक तो बताया कि तीव्र रक्त प्रतीत अवस्था। अगर हम तीव्र रक्त प्रतीत अवस्था की बात करें, इस अवस्था की, तो इस अवस्था में पशु को 108 फ़ारेनहाइट डिग्री तक बुखार चढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पशु होता है वो खाना पीना बंद करके जुगाली करना बंद कर देता है और सुस्त पड़ा होता है। क्या होता है? 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार चढ़ जाता है, खाना पीना बंद कर देता है, जुगाली करना बंद कर देता है, इसके अलावा सुस्त पड़ा होता है। इसके अलावा पशु में और लक्षण देखे जाते हैं कि पशु के पेट में ऐंठन होती है। क्या होता है? पशु के पेट में ऐंठन होती है, और ऐंठन के बाद पशु को पतले दस्त स्टार्ट हो जाते हैं। पतले दस्त के साथ रक्त भी मिला हो सकता है। क्या मिला हो सकता है? रक्त। ये चीज़ हो गई हमारी कौन सी? पहली अवस्था। अगर आपको पहचानना है कि गलघोटू रोग हुआ है तो उसके लिए सबसे पहली अवस्था कौन सी? तीव्र रक्त प्रतीत अवस्था। यह जो अवस्था है इसमें क्या होता है? सबसे पहली बात तो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार चढ़ जाता है। इसके अलावा क्या होता है? पशु के पेट में ऐंठन होती है, पशु खाना पीना बंद कर देता है, सुस्त पड़ा होता है। इसके अलावा पशु को पतले दस्त होते हैं, पतले दस्त के साथ रक्त मिला होता है। और एक बात और ध्यान रखें, जो तीव्र रक्त प्रतीत अवस्था है, इस अवस्था में पशु की 5 से 6 मिनट के अंदर मृत्यु हो जाती है। 5 से
6 मिनट के अंदर मृत्यु हो जाती है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलघोटू बीमारी हुई थी इसको और ये मर जाएगा। ठीक, इतनी खतरनाक बीमारी। आगे अगर हम देखें दूसरी अवस्था, त्वचा शोध अवस्था। कौन सी अवस्था? त्वचा शोध अवस्था। तो त्वचा शोध अवस्था के बारे में अगर देखें तो त्वचा शोध अवस्था जो है इसके बारे में देखते हैं। तो त्वचा शोध अवस्था के बारे में पशु के शरीर के अगर हम लक्षण देखें तो जो पशु होता है, पशु को तेज बुखार होता है। पहली बात तो कौन सा? तेज बुखार। तेज बुखार मतलब आप इसका जो सामान्य तापमान है उससे अधिक तापमान होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पशु के नीचे वाला जो जबड़ा होता है, पशु का नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसमें सूजन आ जाती है। पशु के नीचे वाले जबड़े में सूजन आ जाती है। जीभ जो होती है वो सूजकर मुंह से बाहर निकल जाती है। जीभ सूजकर मुंह से बाहर निकल जाती है। सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुंह से लगातार लार गिरती है। इसके अलावा श्वास लेने में घुर-घुर की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? घुर-घुर की आवाज़ आती है श्वास लेने में। इसके अलावा गले में सूजन आ जाती है और पशु गर्दन मोड़कर ज़मीन पर गिर जाता है। इस अवस्था में पशु की 24 से 36 घंटे में मौत होती है। कितने घंटे में? 24 से 36 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखें, त्वचा शोध अवस्था के बारे में क्या क्या बताया मैंने। त्वचा शोध अवस्था की सबसे बड़ी बात तो शरीर का तापमान अधिक हो जाता है। शरीर का तापमान अधिक होने के साथ साथ जो पशु के नीचे वाला जबड़ा होता है उसमें सूजन आ जाती है। उसमें सूजन के बाद जो पशु की जीभ होती है वो सूजकर मुंह से बाहर निकल जाती है। मुंह से लगातार लार गिरती है। लार गिरने के साथ ही पशु को गर्दन में भी सूजन आ जाती है और सांस लेने में घुर-घुर की आवाज़ आती है। इस अवस्था में पशु की 24 से 36 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती है। आगे अगर हम देखें तो आगे हमारा अंश अवस्था है। कौन सी अवस्था है? अंश अवस्था है। इस अवस्था में देखें कि यह अवस्था होती क्या है। तो इस अवस्था की अगर हम बात करें तो इस अवस्था में पशु को गहरी एवं जल्दी जल्दी सांस चलती है। कैसी सांस चलती है? गहरी एवं जल्दी जल्दी सांस चलती है। सांस के साथ धसका भी आता है। धसका मतलब जो खांसी टाइप की आती है उसको कहते हैं, है ना। इसके अलावा नाक से सफ़ेद एवं लाल रंग का पदार्थ निकलता है। स्त्राव होने लगता है। इसके अलावा पशु को बुखार तथा निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कैसे लक्षण दिखाई देते हैं? बुखार और निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। और पशु की इस अवस्था में 1 से 7 दिन में मृत्यु होती। 1 से 7 दिन में मृत्यु होती। हमने तीनों अवस्थाएं देखे। तीव्र रक्त प्रतीत अवस्था जिसमें 5 से 6 मिनट में पशु की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा त्वचा शोध अवस्था, त्वचा शोध जो अवस्था थी उसमें हमने देखा था कि पशु का जबड़ा सूज जाता है, जीभ बाहर निकल जाती है। इस अवस्था में पशु की मृत्यु हो जाती है 24 से 36 घंटे में। इसके अलावा जो अंश अवस्था देखा हमने, यह अवस्था थोड़ी धीमी चलती है। इस अवस्था में 1 से 7 दिन में मृत्यु होती है। हाँ? आगे अगर हमको देखना है कि इस रोग से बचाव के कौन कौन से उपाय हैं तो आपने देखा कि यह रोग जो है एक घातक रोग है। घातक रोग मतलब जब तक रोग के बारे में पता चलता है वैसे तब तक पशु की मृत्यु हो जाती है। पर फिर भी लगभग जो 2 अवस्थाएं नीचे की हमने देखे थे, एक तो त्वचा शोध अवस्था और एक अंश अवस्था। ये दोनों अवस्थाओं में हम पशु को किस प्रकार से बचा सकते हैं। पहली अवस्था में तो पशु बचेगा नहीं बचेगा उसका कुछ कहना नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि 5 से 6 मिनट में पशु की मृत्यु होती है ना। तो हम इसमें देखें कि रोगग्रस्त जो पशु है उसको सल्फामेजाथीन का घोल की इंजेक्शन लगानी चाहिए। कौन सी इंजेक्शन लगानी चाहिए? सल्फामेजाथीन। याद रखें। इसके अलावा हम अगर जैसे हमको पता चला कि पशु को कौन सा रोग हो गया है, गलघोटू रोग हो गया है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? सल्फामेजाथीन, सिवाजॉल तथा सल्फाथाइजॉल, इन दवाइयों की गोलियाँ, इनकी गोलियों को पीसकर पशु को खिलाना चाहिए। तीनों की गोलियाँ मिलाकर पशु को खिलाना चाहिए, उससे पशु की अवस्था ठीक होती है। कौन सी? सल्फामेजाथीन, सिवाजॉल और सल्फाथाइजॉल। सल्फामेजाथीन, सिवाजॉल और सल्फाथाइजॉल, ये तीनों की गोलियां पीसकर पशु को खिलानी चाहिए। अगला अगर हम देखें, बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में पशु को 2 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को पानी के साथ मिलाकर खिलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर आपको समझ में आया कि बीमारी की प्रारंभिक अवस्था है तो बीमारी की प्रारंभिक अवस्था में आप क्या करेंगे? 2 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को पानी के साथ घोलकर पशु को पिलाएंगे। आगे अगर हम देखें, इसके अलावा टेरामाइसिन, एक्रीमाइसिन, होस्टासाइक्लिन, इसके अलावा ओरामाइन। कौन कौन सी? टेरामाइसिन, एक्रीमाइसिन, होस्टासाइक्लिन और ओरामाइन। इस प्रकार की गोलियों का सेवन करके आप पशुओं को बचा सकते हैं। तो हमने आज देखा गलघोटू बीमारी। लगभग
बच्चों आपको समझ में आई होगी गलघोटू बीमारी क्या है। एक बहुत ज़्यादा घातक बीमारी है जो पशुओं की जान पर बन आती है ना। ध्यान रखें इस बीमारी के बारे में। आगे हम देखते हैं अगली बीमारी के बारे में। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।